बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बरतानिया ने बरसग़ीर पाक व हिंद पर तकरीबन 90 साल हुकूमत की, 1857 से लेकर 1947 तक। 1947 में उन्होंने हिंदुस्तान से दो टुकड़े करके एक पाकिस्तान बना दिया और एक हिंदुस्तान नामी मुल्क बना दिया। पाकिस्तान बज़ाहिर आज़ाद मुल्क है, लेकिन बरतानिया अब तक उसको अपना ग़ुलाम समझता है और यहाँ हुकूमत करने वाले तमाम हुक्मरानों ने भी अपने आप को उसका ग़ुलाम ही समझा है। किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बावर कराने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और यहाँ आने वाले हुक्मरानों ने भी अपने आप को बरतानिया का ग़ुलाम बनाकर ही पेश किया। किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी किसी भी गलत बात की बाज़पुर्स नहीं की, कोई रद्द अमल पेश नहीं किया, कोई एक्शन नहीं दिया। जो हुक्म बरतानिया से आया उसे सर झुकाकर ग़ुलामों की तरह कबूल कर लिया और उसी पर अमल किया। बरतानिया वाहिद मुल्क है जहाँ पाकिस्तान के गद्दार भाग भाग कर जाके पनाह लेते हैं। पाकिस्तान के चोर, उचक्के, लुटेरे और डाकू यहाँ से दौलत लूट कर, ख़जाना लूट के, अवाम का माल लूट के बरतानिया लेके जाते हैं, वहाँ उसके बैंकों में रखते हैं, वहाँ जायदादें ख़रीदते हैं और वहाँ ऐशो आराम करते हैं। बरतानिया तमाम गद्दारों को अपनी यहाँ पनाह देता है और उन्हीं के ज़रिए पाकिस्तान में अपनी साजिशी थूरियों को मुकम्मिल कराता है। बरतानिया वीज़े के मद में भी पाकिस्तान के लोगों से करोड़ों रुपए माहाना कमाता है, बल्कि उसे कहना चाहिए कि लूटता है। वीज़े कम देता है, रिफ्यूज़ ज़्यादा करता है। ज़रा सी बात पे वीज़ा रिफ्यूज़ करना उसके लिए मामूली सी बात है, लेकिन फ़ीस वो पूरी हड़प कर जाता है। दुनिया में जितने भी ममालिक वीज़ा देते हैं उनकी वीज़े कैटेगरी की फ़ीस एक ही होती है, लेकिन बरतानिया ने हर वीज़े की कैटेगरी की फ़ीस अलग रखी हुई है। 6 माह के वीज़े, जो इनका सबसे पहला वीज़ा होता है, इसकी फ़ीस है 24,000 रुपये। 2 साल, इसके बाद 2 साल का वीज़ा होता है, 2 साल की फ़ीस इन्होंने रखी है 90,000 रुपये। 2 साल के बाद 5 साल का वीज़ा देते हैं ये, जिसकी फ़ीस है 1,60,000 रुपये। 5 साल के बाद जो वीज़ा है वो 10 साल का है और इसकी फ़ीस इन्होंने रखी है 2 लाख रुपये। सेटलमेंट या इमिग्रेशन के वीज़े की फ़ीस है 3,70,000 रुपये। इसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपए मेडिकल की मद में देने होते हैं। वीज़ा का ये रिफ्यूज़ हो जाए तो सिर्फ मेडिकल के 1.5 लाख रुपए वापस होते हैं, बाकी कोई पैसा कोई पाई ये वापस नहीं करते। तमाम वीज़ों की फ़ीस हड़प कर जाते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका 5 साल का वीज़ा देता है और उसकी फ़ीस है 26,400 रुपये। कनाडा वीज़ा देता है, उसकी फ़ीस है 30,000 रुपये। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देता है, इसकी फ़ीस है 15,000 रुपये। इनकी एक ही फ़ीस होती है तमाम वीज़ों की, चाहे वो कितनी लंबी मुद्दत का वीज़ा हो। लेकिन बरतानिया जो है, इसने हर कैटेगरी की फ़ीस अलग रखी हुई है ताकि लोगों से, ख़ुसूसन पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से करोड़ों रुपए लूट सके आराम से। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सूरत में कोई भी मुल्क फ़ीस रिफ़ंड नहीं करता। बरतानिया ने अलग अलग कैटेगरी की फ़ीस रखी हुई है। वो 6 माह के 24,000 रुपये भी हड़प कर लेता है और सेटलमेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की सूरत में 3,70,000 रुपये भी हड़प कर जाता है। ये अगर इनको सर्विस चार्जेस लेने हैं तो एक सर्विस चार्जेस काट के बाकी रकम वापस कर दें, लेकिन वो सर्विस चार्जेस में पूरी की पूरी फ़ीस ही हड़प कर लेते हैं। चंद साल कबल बरतानिया का वीज़ा रिफ्यूज़ होता था तो उसको अपील का हक़ दिया जाता था। वो अपील कर सकता था इस वीज़े के ख़िलाफ़ वहाँ लंदन में, और आम तौर पे अपील मंजूर हो जाती थी, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ करने वाला बेसरोपा इल्ज़ामात लगा के वीज़ा रिफ्यूज़ करता था, जिस पे अवाम अपील करने का हक़ रखते थे। 28 दिन के अंदर अपील होती थी और वीज़ा उनको ग्रांट हो जाता था। लेकिन अब ये अपील का हक़ भी बरतानिया ने ख़त्म कर दिया है। अब वीज़ा रिफ्यूज़ तो वीज़ा रिफ्यूज़, आपकी फ़ीस भी गई और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी चले गए। पहले वीज़े इस्लामाबाद में लगते थे, फिर ये इन्होंने अबू धाबी एम्बेसी भेज दिया, वहाँ वीज़े लगने शुरू हो गए, और उसके बाद अब होम ऑफिस लंदन में वीज़े लगते हैं। अबू धाबी वीज़े जाते थे, वहाँ इंडियन अमला बहुत ज़्यादा था, वो मामूली बात पे पाकिस्तानियों के वीज़े रिफ्यूज़ कर देता था, और रिफ्यूज़ करने में ज़्यादातर बैंक स्टेटमेंट को जवाज़ बनाता था कि आपकी बताई हुई आमदनी से बैंक स्टेटमेंट टैली नहीं कर रहा। अब अगर आदमी बिज़नेस करता है तो उसकी एक जैसी आमदनी हर माह नहीं हो सकती। बिज़नेस में कभी महीने में कुछ आमदनी होती है और दूसरे महीने में थोड़ी ज़्यादा या कम आमदनी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी बताई हुई आमदनी क्योंकि इससे मैच नहीं कर रही, इसलिए हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। वो इंडियन लोग थे, इंडियन थे, पाकिस्तानी दुश्मनी में वीज़ा रिफ्यूज़ करते थे। अब होम ऑफिस जाना शुरू हो गया लंदन, तो वहाँ भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है इसी बात पे।
لگتا ہے کہ گورے کچھ زیادہ ہی نشے میں ہوتے ہیں، نشے میں دھت ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ویزے کی کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور وہ اٹھا کے ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 سال کا ویزا لیا ہے اور آپ کو وہاں کے قوانین نہیں معلوم اور 6 مہینے سے زیادہ آپ وہاں ایک ویزے پہ 7 مہینے رک گئے، یہ سوچ کے کہ 2 سال کا ویزا ہے، 7 مہینے یا 8 مہینے رک سکتے ہیں، اس پہ ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں کہ آپ نے اوور اسٹے کیا اور اسے 10 سال کے لیے بین کر دیتے ہیں۔ ویزا ریفیوز کرنے کی بھی عجیب وجہ ہے، اگر سگا بیٹا بیٹی وہاں سے اسپانسر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو تو وہ ویزا ریفیوز کر دیا، اگر سگے بہن بھائی اسپانسر کر رہے ہیں اپنے بہن بھائی کو یا ماں باپ کو تو وہ ویزا ریفیوز کر دیا کہ جی آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ جب وہاں سے سگے رشتے اسپانسرڈ کرتے ہیں تو پھر پاکستان سے بینک اسٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ان کی بینک اور جائیدادیں چیک کی جاتی ہیں پاکستان سے جانے والوں کی کہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، جب آپ کو ویزا نہیں ملے گا، آپ کی کوئی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ وہاں سگا بیٹا بیٹی بلا رہے ہیں اور بیٹی عام طور پہ اگر حاملہ بھی ہو تو اس کو بھی ماں کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے تو اس کو بھی ویزا نہیں دیا جاتا کہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ٹیلی نہیں کرا تھا، آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، آپ بیوہ ہیں، آپ کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اس بنا پہ ویزے ریفیوز کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اسپانسر جب وہاں کر رہا ہے تو اس کو یہاں دیکھنا ہی نہیں چاہیے، جب وہاں اسپانسر کرنے والا تمام ذمہ داری لے رہا ہے رہنے کی، کھانے کی، پینے کی، میڈیکل کی، تو پھر یہ پاکستان میں ان باتوں کو بہانہ بنا کے کیوں پاکستانیوں سے پیسے لوٹے جاتے ہیں؟ ہماری وزارت خارجہ اس بارے میں کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی، نہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو اس سے کوئی مطلب ہے کہ غریب عوام نہ جانے کہاں سے پیسہ جمع کر کے لاکھوں روپے ویزا فیس جمع کراتے ہیں اور یہ معمولی سی باتوں کی آڑ لے کے وہ ویزا فیس ہڑپ کر لیتے ہیں اور مہینے 1.5 مہینے میں پاسپورٹ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا گیا کیونکہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھا، آپ کا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، آپ بیوہ ہیں، آپ کے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ یہ بہانے بنا کے لاکھوں کروڑوں روپے ہر ماہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں پاکستانیوں کے، اور پھر پوری دنیا میں فلاحی ریاست کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ جی وہاں بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جاتا ہے، بیماروں کو علاج کرایا جاتا ہے اور مختلف خیرات اور خیرات دی جاتی ہے، تو وہ پاکستانیوں کے لوٹے ہوئے روپوں سے تو دی جاتی ہے۔ پاکستان کے جو کروڑوں روپے ماہانہ لوٹے جاتے ہیں وہ اپنے ملک میں فلاحی ریاست بنانے کے نام پہ وہاں کے عوام کو دے دیے جاتے ہیں۔ اب کیا کیا کہ برطانیہ نے پاکستان کو کرونا کی وجہ سے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے کہ پاکستانی 10 اپریل کے بعد برطانیہ نہیں آ سکیں گے، حالانکہ کرونا کی جو صورتحال ہے وہ برطانیہ میں زیادہ خطرناک ہے، اموات وہاں زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں ایک خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے، وہی خطرناک وائرس پاکستان میں آیا ہے، برطانیہ سے جو لوگ آئے وہ لے کر آئے اور پنجاب میں وہ خطرناک وائرس پھیلا اور لوگ جو تیسری لہر آئی ہے وہ برطانیہ ہی سے پاکستان آئی، لیکن پاکستان نے ان کی آنے والے شہریوں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، وہاں سے آنے والی ایئر لائنس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، الٹا برطانیہ نے پاکستانیوں پہ پابندی لگا دی، جبکہ یہاں جو تیسری لہر ہے وہ قابو میں ہے اور یہاں اتنی اموات بھی نہیں ہو رہی اور کرونا بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا جتنے کہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا میں، جرمنی میں، فرانس میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں ہزاروں میں روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں کرونا کے کیس، لیکن ان پہ پابندی نہیں لگائی گئی، ان کے اوپر کوئی ریڈ لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، صرف پاکستانی عوام کی توہین کرتے ہوئے پاکستانی عوام کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ اس پہ سب سے پہلے جو احتجاج ریکارڈ کرایا وہ حکومت سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے ریکارڈ کرایا کہ خطرناک صورتحال تو برطانیہ میں ہے، پاکستانیوں پہ کس خوشی میں پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد وزیر اسد عمر صاحب نے بھی یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، کیا یہ کسی سائنس کے تحت لگائی گئی ہے یا قرضوں کو بنیاد بنا کے لگائی گئی ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پابندی آخر پاکستانیوں پہ کیوں لگائی گئی ہے؟ برطانیہ پاکستان دشمنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اس کے ہر عمل میں پاکستانی دشمنی نظر آتی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں اور وزارت خارجہ کو چاہیے تھا وہ غیور اور باغیرت قوم ہوتے ہوئے برطانیہ سے شدید احتجاج کرتے کہ آخر پاکستانیوں پہ پابندی کیوں لگائی گئی، اور یہاں آئے ہوئے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے کیونکہ 9 اپریل کے بعد کسی کو انٹری نہیں دی جائے گی۔ اب لوگ ایئرپورٹ پہ ٹکٹوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ پی آئی اے نے بھی 4 اضافی پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے تاکہ جلد سے جلد پاکستانیوں کو برطانیہ پہنچایا جا سکے 9 اپریل سے پہلے۔ برطانیہ کے بھی پارلیمنٹ کے وزیروں نے احتجاج کیا کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، کیوں پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا ہے، لیکن یہ برطانیہ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ برطانیہ کی ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف پالیسی رہی ہے،
फ़ायदा वो पाकिस्तान से उठाते हैं और सबसे ज़्यादा दुश्मनियाँ भी वो पाकिस्तानियों से ही निकालते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी वज़ारत ख़ारजा चुप करके बैठी रहती है और किसी भी किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करती। अमेरिका में अभी माहौलियात पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया। हालांकि माहौलियात पे सबसे ज़्यादा काम पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को जानबूझ के मदऊ नहीं किया, सिर्फ सी पैक की वजह से। वो सी पैक का बदला निकालना चाह रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया दोनों जो हैं पाकिस्तानियों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं और दोनों ही पाकिस्तान को किसी भी हर मौके पे जलील करते हैं दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, ख़ास तौर से भारत के। बरतानिया ने भारत को रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया और अमेरिका ने माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में भारत को मदऊ किया। तो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में डिग्रेड करना इन दोनों मुल्कों की पॉलिसी है। वज़ीर आज़म को इस पर हैरान होने का रद्दअमल देने के बजाय शदीद रद्दअमल का इज़हार करना चाहिए था और ऐलान करना चाहिए था कि वो आइंदा अमेरिका में होने वाली किसी भी कॉन्फ्रेंस में किसी भी किस्म की, चाहे वो हो किसी भी मौजू पर, उसमें ना पाकिस्तान शिरकत करेगा, ना वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा इसमें शिरकत करने के लिए। और बरतानिया को भी सख्त तरीन पैगाम देना चाहिए था कि पाकिस्तान को क्यों रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड लिस्ट में शामिल करना और माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ न करना पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हुक्मरानों की तौहीन नहीं है। हुक्मरान तो खैर अपनी किसी बात को अपनी तौहीन लेते ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी एक बागैरत कौम है, उनके लिए ये बहुत तौहीन आमेज़ रवैया है, बरतानिया के भी और अमेरिका के लिए। वो बरतानिया को भी और अमेरिका को भी इनकी पॉलिसियों को अपने जूते की नोक पे मारते हैं। इन दोनों मुल्कों से उनको कोई मतलब नहीं है, ना कि अशराफिया और हुक्मरानों के लिए। तो अमेरिका और बरतानिया अहमियत के हामिल होंगे क्योंकि उनकी औलादें वहाँ हैं, उनकी जायदादें वहाँ हैं, उनका लूटा हुआ पैसा इन दोनों मुल्कों में है। इन दोनों मुल्कों के अहम लोगों से उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम का इनसे कोई मतलब नहीं है। ये ज़कात खैरात भी देते हैं तो वो भी हुक्मरान हड़प कर जाते हैं, पाकिस्तानियों पे उनका कोई पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए पाकिस्तानी इन दोनों ममालिक से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। पाकिस्तानी कौम इन दोनों मुल्कों के मौजूदा रवैये को अपने जूते की नोक पे मारते हैं और इनके हुक्मरानों को भी जूते की नोक पे मारते हैं। पाकिस्तान को किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक ना होने पाकिस्तानियों को किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का गम नहीं है, ना उनको ये गम है कि हम बरतानिया नहीं जा सकेंगे। बरतानिया से अच्छा तो हमारे मुल्क के शुमाली इलाका जाते हैं, जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं और बड़े आराम से जाते हैं, इज़्ज़त और आबरू से रहते हैं। हमारे हुक्मरानों को भी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए, उनकी गैरत का ख्याल करना चाहिए और किसी भी ऐसी बात पर शदीद रद्दअमल देना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करके हैरान होने का रद्दअमल नहीं देना चाहिए, बल्कि खुलकर मैदान में आके टीवी पे सख्त तरीन रद्दअमल बरतानिया के लिए भी देना चाहिए और अमेरिका के लिए भी देना चाहिए और कहना चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान इन दोनों के मामले में वही रवैया अख्तियार करेगा जो ये दोनों पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए रवैया अख्तियार करेंगे। अगर पाकिस्तान को किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा तो आइंदा पाकिस्तान भी अमेरिका को किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाने का हक़ नहीं रखता और ना बुलाएगा। इसी तरह बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया। आइंदा बरतानिया के तमाम शहरियों को पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए उस वक्त तक पाबंदी लगाने देनी चाहिए जब तक दुनिया से कोरोना ख़त्म ना हो जाए, चाहे वो क़यामत तक ख़त्म ना हो। हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपनी कमेंट्स में हमें याद रखें। हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।